Hello friends, I am Kishan. Today I am going to start our YouTube channel Ambition पाठशाला। तो आज हम क्लास 12th की बुक इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट के फर्स्ट चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की स्टडी करेंगे। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम चैप्टर का ओवरव्यू करेंगे। लेट्स बिगिन। ये सारे पॉइंट्स चैप्टर के ओवरव्यू को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। चलो इनको समझते हैं। पॉइंट ए, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश रूल, मतलब ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था का किस प्रकार शोषण किया गया था। पॉइंट बी, फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था किस पोजीशन में थी, किस कंडीशन में थी। पॉइंट सी, एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कृषि क्षेत्र कैसा था, क्या उसकी पोजीशन थी, कंडीशंस थी। इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के समय औद्योगिक क्षेत्र किस पोजीशन में था, किस कंडीशन में था। पॉइंट ई, फॉरेन ट्रेड अंडर द ब्रिटिश रूल, मतलब ब्रिटिश राज के दौरान हमारा विदेशी व्यापार कैसा था, हम किन किन कंट्रीज के साथ डील करते थे। पॉइंट एफ, डेमोग्राफिकल प्रोफाइल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, मतलब ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय जनसंख्यिकीय रूपरेखा कैसी थी। पॉइंट जी, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय व्यावसायिक संरचना कैसी थी। लास्ट पॉइंट एच, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय आधारिक संरचना कैसी थी। चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पॉइंट ए, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश रूल। तो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन को समझते हैं। कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन इज अ नेशनल इकोनॉमी पॉलिसी ऑफ कंकरिंग कंट्री, मतलब कॉन्करिंग कंट्री का मतलब होता है रूलिंग कंट्री, मतलब रूलिंग कंट्री किस तरीके से डिपेंडेंट कंट्री की पॉपुलेशन को एज ए सर्वेंट, एज ए लेबर इस्तेमाल करती है, और रूलिंग कंट्री किस तरीके से डिपेंडेंट कंट्री के रिसोर्सेज को एज ए रॉ मटेरियल, एज ए फ्यूल यूज करती है। तो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन को तीन मेजर पॉइंट्स में समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, मतलब कृषि क्षेत्र का औपनिवेशिक शोषण। तो कृषि क्षेत्र का औपनिवेशिक शोषण जमींदारी सिस्टम के तहत किया गया था, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर सेक्टर वाज एक्सप्लॉयटेड थ्रू जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू, मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने लैंड रेवेन्यू सिस्टम के सोर्सेज से इंडियन इकोनॉमी का, इंडियन एग्रीकल्चर का एक्सप्लॉयटेशन करा। ये सारे पॉइंट्स लैंड रेवेन्यू सिस्टम को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। चलो समझते हैं। पॉइंट ए, जमींदार वर डिक्लेयर एज ओनर ऑफ सॉइल, मतलब जमींदारों को लैंड का ऑनर डिक्लेयर कर दिया गया था। पॉइंट बी, जमींदार वर टू पे फिक्स्ड सम टू द गवर्नमेंट बाय द वे ऑफ लैंड रेवेन्यू, मतलब जमींदारों को लैंड रेवेन्यू के तौर पर सरकार को कुछ सम ऑफ अमाउंट सबमिट करना पड़ता था। पॉइंट सी, मतलब 3, जमींदार वर फ्री टू एक्सेप्ट एज मच दे विश्ड फ्रॉम द टीलर ऑफ सॉइल। टीलर ऑफ सॉइल जो एक्चुअल कल्टीवेटर होते थे, फार्मर्स होते थे। तो जमींदारों को पूरी स्वतंत्रता थी कि वो किसानों से कितना भी लैंड रेवेन्यू रिसीव कर सकते थे, उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं थी। 4th पॉइंट, द टीलर ऑफ सॉइल गॉट बेयर मिनिमम फॉर सर्वाइवल, मतलब जो किसान थे उनको जीवन निर्वाह के लिए भी अनाज की प्राप्ति नहीं हो पाती थी, मुश्किल से हो पाती थी। पॉइंट ई,
द जमींदार ऑन द अदर हैंड स्पेंड देयर रेवेन्यू इनकम ऑन द लग्जरीज लाइफ। मतलब जो जमींदार थे लैंड रेवेन्यू के तौर पर जो उन्हें इनकम रिसीव होती थी उसे वो अपने कंफर्ट लाइफ और लग्जरीज लाइफ के ऊपर स्पेंड करते थे। लास्ट पॉइंट, लिटिल और नो इन्वेस्टमेंट वाज मेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर बाय द जमींदार। मतलब जमींदारों को लैंड रेवेन्यू के तौर पर इतनी ज्यादा इनकम मिलती थी बट वो एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए किसी प्रकार की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे, करते भी थे तो बहुत कम करते थे। चलो एक बारी पॉइंट वाइज लैंड रेवेन्यू सिस्टम को दोबारा से समझते हैं। जमींदारों को लैंड का ऑनर डिक्लेयर कर दिया, जमींदारों को लैंड रेवेन्यू के तौर पर गवर्नमेंट को कुछ सम ऑफ अमाउंट सरकार को सबमिट करना पड़ता था। जमींदारों को पूर्ण स्वतंत्रता थी कि वो किसानों से कितना भी आउटपुट लैंड रेवेन्यू के तौर पर रिसीव कर सकते हैं। जो किसान होते थे उन्हें जीवन निर्वाह के लिए भी अनाज की प्राप्ति नहीं हो पाती थी। जो जमींदार थे वो लैंड रेवेन्यू के तौर पर जो इनकम रिसीव होती थी उसे अपनी लग्जरीज लाइफ, कंफर्ट लाइफ के लिए खर्च करते थे। लास्ट, जमींदार कृषि के विकास के लिए किसी प्रकार की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे। सेकंड पॉइंट, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। मतलब किस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल सेक्टर का शोषण किया था। Prior to British rule, industrial sector in India was well known for its handicraft. Indian handicraft enjoyed a worldwide reputation for their variety of quality. मतलब जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट मतलब हस्तशिल्प जो प्रोडक्ट्स थे वो वर्ल्ड वाइड मतलब विश्व व्यापार में अपनी क्वालिटी, अपनी बनावट को लेके काफी फेमस थे। इसलिए इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स की वर्ल्ड मार्केट में, इंडियन मार्केट्स में बहुत ज्यादा डिमांड होती थी। इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स अपनी गुडविल और वैरायटी ऑफ को एंजॉय करते थे। बट ब्रिटिशर्स ने हैंडीक्राफ्ट की डिमांड को दो तरीकों से डिस्ट्रॉयड करा। फर्स्ट पॉइंट इज फॉरेन डिमांड फॉर द इंडियन हैंडीक्राफ्ट वाज डिस्ट्रॉयड बाय द वे ऑफ हैवी ड्यूटी ऑन देयर एक्सपोर्ट। मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने इंडियन एक्सपोर्ट के ऊपर काफी हैवी ड्यूटी इंपोज कर दी थी। इसी वजह से हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में महंगे हो गए थे, इसलिए उनकी डिमांड में कमी आ गई थी। सेकंड पॉइंट इज डिमांड फॉर द इंडियन हैंडीक्राफ्ट वाज डिस्ट्रॉयड बाय द वे ऑफ ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ द ब्रिटिश गुड्स इन इंडियन मार्केट्स। मतलब जो ब्रिटेन के द्वारा मशीन मेड प्रोडक्ट्स थे उन्हें ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करा गया इंडियन मार्केट्स में, और ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की वजह से जो ब्रिटिश गुड्स थे वो काफी सस्ते थे और अच्छी क्वालिटी के थे। इसलिए ब्रिटिश गुड्स की डिमांड इंडियन मार्केट्स में ज्यादा होने लग गई और पूरी तरीके से ब्रिटिश गुड्स ने इंडियन मार्केट्स के ऊपर मोनोपोली कर ली थी। इस तरीके से इन दो तरीकों से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रॉयड करा था, मतलब कंप्लीटली एक्सप्लॉयटेशन कर लिया था। लास्ट पॉइंट इज थर्ड, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किस तरीके से इंटरनेशनल ट्रेड का शोषण किया था। इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड वाज डिस्ट्रॉयड, सॉरी यहां डिस्ट्रॉयड है, नॉट एक्सपोर्ट। इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड वाज डिस्ट्रॉयड थ्रू डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। मतलब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी लगाकर इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड को डिस्ट्रॉयड करा था। फर्स्ट पॉइंट इज ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन रॉ मटेरियल टू फुलफिल द इंडस्ट्रियल नीड इन द ब्रिटेन। मतलब जो ब्रिटेन इंडस्ट्रीज थी उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए इंडिया से कच्चे माल का निर्यात किया गया और उस पर किसी प्रकार की ड्यूटी नहीं लगाई गई। सेकंड पॉइंट, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स टू एक्सपेंड मार्केट फॉर द ब्रिटिश गुड्स इन द इंडियन मार्केट्स। मतलब जो ब्रिटिश मेड प्रोडक्ट्स थे उन्हें ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करा गया इंडिया में और ब्रिटेन प्रोडक्ट्स को पूरी इंडियन मार्केट्स में बेचा गया। इसी तरीके से हमारा इंटरनेशनल ट्रेड पूरी तरीके से कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो गया था owing to discriminatory tariff policy
that India became importer of finished goods from Britain and exporter of raw material to Britain. मतलब विभेदकारी मूलक नीति के कारण इंडिया कच्चे माल का शुद्ध निर्यातक बन गया था और अंतिम वस्तुओं का शुद्ध आयातक बन गया था। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। फॉर मोर लेटेस्ट अपडेट, डू नॉट forget press the bell icon. Thanks to all.